अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अफसोसनाक खबर से शुरू करना पड़ा है। एक्ट्रेस या मॉडल या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लें, हुमैरा असगर अली साहिबा हैं कोई। ये 35 साल की थी, नौजवान। उनकी मैयत बरामद हुई है 20 दिन डिकम्पोजिशन के बाद उनके फ्लैट से कराची में। और अनफॉर्चुनेटली अभी ऑटोप्सी वगैरह होगी, पता लगेगा कि क्या कॉज ऑफ डेथ है, कोई सुइसाइड है, कोई ड्रग ओवरडोज है, कोई और बीमारी थी, कोई और चीज़ थी। अल्लाह खैर करे, उम्मीद है कि वो फाउल प्ले नहीं होगा। और अभी तक जो है बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि उनके घर वालों ने, उनके वालिद ने ख़ास तौर पे उनकी मैयत को, उनकी लाश को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अगेन इस केस की तफासिल में मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज ये बिग डेवलपिंग स्टोरी है और ये प्राइवेट किसी का मामला है ज़िंदगी का, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इसको उछालने की, ना इसकी तफसील में जाने के लिए। लेकिन इसमें से एक सबक ये जो इबरतनाक है वो हासिल करने वाला, वो ये है कि जो लोनलीनेस एपिडेमिक है वो फैल चुका हुआ है हमारे माशरे में और वो बढ़ता जा रहा है। जहाँ यंग लोग 20s और 30s में अब आइसोलेटेड रह रहे हैं, सोशल ट्राइबल नेटवर्क से, फेमिलियल नेटवर्क से कट ऑफ होके किसी एब्स्ट्रैक्ट करियर की ख्वाहिश में या कोई अजीब व गरीब से मटीरियल परसूट में, दुनियावी परसूट के अंदर। और ये बच्चे बच्चियाँ अकेले रहते हुए ना सिर्फ अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत खो बैठते हैं, बल्कि इनेविटेबली कुछ केसेस में, जिस तरह के हुमैरा साहिबा का केस है, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह इनके लिए, इनके ख़ात्मे के लिए, इनके ख़ात्मे के मामले को खैर का मामला फ़रमाए, इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए। और देखने वाले बच्चे बच्चियाँ, नौजवान जो हैं, इससे इबरत हासिल करें। ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो डिक्टेट करते हैं आइसोलेशन को, इंक्रीजिंग अर्बन आइसोलेशन का जो एक मसला है कि फ़िज़िकल स्पेस जो है वो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, रेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं, तो लोग छोटे से फ्लैट्स के अंदर जाई जाते हैं। और फिर जो करियर की ग्रूलिंग डिमांड्स हैं और पैसा कमाने के लिए, और फिर एक कंजम्पशन के जो पैटर्न्स बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर सोशल मीडिया की वजह से आ गए हैं कि जहाँ पे उन्होंने नया से नया फ़ोन, नए से नए कपड़े लेने हैं, तो ये सारे कल्मिनेट होके एक बहुत बड़ी डिमांड बन जाते हैं कैपिटल की, पैसे की। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये डिक्टेट करते हैं इस लोनलीनेस एपिडेमिक को। ऑब्वियसली मॉडर्न माशरत जिस तरह से बिल्टअप है, हमारी अर्बन प्लानिंग जिस तरह से होती है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं इंसान को आइसोलेट करने में, अकेला करने में। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसको देख के वालिदैन जो हैं उनके दिल नरम होंगे और बच्चों के जहन जो हैं वो रोशन होंगे, क्योंकि बच्चों को अकल की ज़रूरत है और वालिदैन को नरमी की ज़रूरत है कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है ग्लोबल लेवल का जो इंसान फेस कर रहे हैं। लैक ऑफ पर्पस, मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल को पर्पस नहीं है। करियर ओरिएंटेशन की वजह से ट्राइबल, सोशल, फेमिलियल नेटवर्क्स टूट गए हैं। अर्बन स्प्रॉल की वजह से हम आइसोलेट और अकेले हो जाते हैं और हम नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं रहते। दरख्त, फूल, बूटे, पौधे, जानवर, परिंदे हम सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। हम एक कंक्रीट के जंगल में रहने लग गए हैं। सो इतने ज़्यादा जहाँ बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं, तो जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो अम्मी अबू का, घर वालों का प्यार है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अम्मी अबू दिल नरम करें, बच्चे जो हैं वो अकल करें। और जो छोटे मोटे हमारे बच्चे कुछ फेमिलियल सोशल नेटवर्क्स हैं, मस्जिद का हो गया, मोहल्ले का हो गया, पार्क का हो गया, दुकान पे खड़े होने का हो गया, इवन स्नूकर क्लब में जाके लौंडों के साथ खड़े होने वाला हो गया, या लेडीज़ का सैलून जाना, या ये सब, ये इनको वैल्यू करें, इनको चेरिश करें। ये छोटी छोटी जो सोशल हमारी इंटरेक्शंस हैं ना, ये किसी की जान बचा सकते हैं, किसी की ज़िंदगी संवार सकते हैं। और किसी के दुख को, इतना बड़ा ट्रॉमा इस वक्त फैमिली को फेस करना पड़ रहा है, उससे बचा सकते हैं। और जो बेहरमती हुई है एक मैयत की कि 20 दिन उसका कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, ये चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। तो दुआ कीजिएगा इनके लिए भी और हमारी माशरत के लिए और दुनिया के लिए। ये एक ग्लोबल बहुत बड़ा क्राइसिस बनता जा रहा है। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ख़ास तौर पे ईमान वालों के लिए, कि हमने आपको चीज़ें रिपोर्ट करते हैं और आपके साथ हम रोज़ इंटरेक्ट करते हैं। बट यंग लोग बहुत टफ क्राइसिस में, हेल्प देम। इट्स द फैक्टर्स आर सो मच बिगर देन आवर प्राइवेट इंडिविजुअल लाइफ्स, कि एक बंदा अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। ये ज़माने की नज़र हुई हैं ये खातून, माशरे की नज़र हुई हैं, इकोनॉमिक्स की नज़र हुई हैं, एक ग्लोबल इम्पीरियलिज्म की नज़र हुई हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें। बट एक नौजवान बच्ची जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई है, फॉर वट एवर रीज़न, अल्लाह बेहतर जानता है। अब यंग लोगों के मसाइल जो हैं, ऑब्वियसली 40 बिलो यंग कंसिडर की जाती हैं, यूथ कंसिडर की जाती है, ख़ास तौर पे आजकल की मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से। और जनरली भी मैंने हमारे मज़हब में भी 40 के बाद एक इंसान को मच्योर वाइज फिगर्स में आता है कि अब मर्द मर्द बना और औरत औरत बनी है। ज़ाहिर बात है 40 साल की उम्र तक आप शादीशुदा भी होते हैं, साहिब औलाद भी होते हैं, कुछ कारोबारी ज़िंदगी में भी कोई आपने कोई मुकाम पैदा कर लिया होता है अपना।
बट जो यूथ है, जो पाकिस्तान की बल्ज है, आई थिंक 62% है, राइट, 35 बिलो 40 बिलो। सो जहाँ 60-70% एक मुल्क जवानों का मुल्क है, वहाँ पे यूथ अफेयर्स को, यूथ के मसाइल को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। और हमारी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में जो होती है पावर कॉरिडोर्स में, वो भी बड़ी शाज़ व नाज़र होती है। और जब वो होती है तो वो बिलावल साहब जैसे लोगों की शक्ल में होती है, एक एक नेपोटिस्टिकली पोजीशन में आने वाले, एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ज़रिए आने वाले, जिनका कोई ज़ाती मेरिट नहीं है। माज़रत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो गवर्नमेंट में है और बड़ा अच्छा उन्होंने कई जगह पे किरदार अदा किया है, बट ही हैज़ नो इंडिविजुअल मेरिट्स टू शो फॉर। यानी उनकी कोई तालीम का बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, पलंदे नहीं उनके साथ के वो डबल PhD थर्मोडायनेमिक्स या कोई इंटरनेशनल पॉलिसी या कोई बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, ना वो कोई आलिम दीन है, ना वो कोई दुनिया के किसी कारोबारी शोबे में बहुत किसी आला मकाम पर पहुँचे हैं। वो सिंपली सही घर में पैदा हो गए हैं, मेरे ओपिनियन में गलत घर में। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि ही इज़ डेस्टिन्ड फॉर अ कर्स्ड फॉर अ लाइफ ऑफ पेटी पॉलिटिक्स, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ गुड लाइफ जो जी रहे हैं। लेकिन अपने वो जोम में वो बहुत सही जगह पैदा हो गया। क्या ऐसा गुनाह किया था पाकिस्तान के नौजवानों ने कि हमारी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ बिलावल की शक्ल में होती है? यानी वो हमें बता रहे हैं। वो तर्जमानी वाली क्या कर रहे हैं, ये सुनिएगा। उन्होंने इंटरव्यू के करण थापड़ के साथ उन्होंने ट्वीट किया। करण थापड़ एक लिबरल जर्नलिस्ट हैं, इंडियन सॉर्ट ऑफ लिबरल एलीट का एक हिस्सा रह चुके हैं। 90s में उन्होंने बहुत बरकत दत्त इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ करण थापड़, नॉट द अदर वे अराउंड। करण थापड़ इज़ बिगर। करण थापड़ एंजॉयड 80s 90s में बहुत एक रिस्पेक्ट और एक बड़ी पब्लिक प्रोमिनेंस। जब से हिंदुत्व का राइज आया है, करण थापड़ जो है सॉर्ट ऑफ वो रेलीगेट हो गए, बल्कि उनको तो पाकिस्तानी एजेंट माना जाता है। कोई बहुत बड़े कोई इनकलाबी फ़िक्र वाले या कोई बहुत बड़े कोई साहब बस एक स्टेनोग्राफर हैं, एक अमीर आदमी है और एक एलीट वो उसमें आते हैं, ग्लोबल लिबरल एलीट में वो उनको पेट्रोनाइज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। बिलावल साहब ने उनको इंटरव्यू देके कहा कि मैंने आज इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया उनको क्योंकि मैं एक फेयर प्लेटफॉर्म एक्सपेक्ट करता था, बट बिकॉज मैं इंडिया के लोगों में बिलीव करता हूँ, स्पेशली यूथ में। पाकिस्तान की यूथ में शायद वो नहीं बिलीव करते, लेकिन वो इंडिया के यूथ में ज़रूर बिलीव करते हैं बिलावल साहब। द केस फॉर पीस इन आवर रीजन इज़ नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी कॉज, इट इज़ अ शेयर्ड मिशन फॉर बोथ आवर पीपल्स। यानी हमारे दोनों लोगों का एक मुकदमा जो है अमन का, ये बराबर का मुकदमा है। ऐसे नहीं कि कोई पाकिस्तान डेस्परेट है इसके लिए, सब चाहते हैं कि यहाँ अमन हो खित्ते के अंदर। और मैं बिलीव करता हूँ कि जो नई नस्ल है हिंदुस्तानियों की और पाकिस्तानियों की, वो इस मुश्तरक जो हमारे मुकद्दर है या तकदीर है या डेस्टिनी है, इसका वो एक नक्शा वो खींच सकते हैं इकट्ठे मिलके। और हम वो नस्ल होंगे जो तारीख़ की ग़ुलामी के ज़ंजीरों को तोड़ के, जंगजुओं की, जंग पसंदों की, मतलब सिनिकल लोगों की, जो नफ़रत फैलाने वाले, जो नफ़रत के व्यापार लोग हैं, उनके हम जो है ना उनके शिकंजे से बाहर आ जाएंगे, ये नस्ल मिलके। और इकट्ठे हम जो असल चैलेंजेस हैं हमारे ज़माने के, दहशत गर्दी से लेके क्लाइमेट चेंज से इनइक्वालिटी को, हम उसको We reaffirm our collective cause against global terrorism. We would like to reconfirm our stance against climate change and to double down. And we affirm our demand to end inequality and income disparity from gender and sex and social class. इन statements के क्या मायने रह गए हैं? Does anyone really believe in any of this anymore? Like these are the 3 buzzwords: climate change, terrorism, inequality. बिलावल ने पता नहीं कोई अंक स्पीच 2002-4 में से निकाल के उन्होंने वो टॉकिंग पॉइंट्स किसी बुजुर्ग से लिखवाए हैं। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट ओवर लिबरल इंटेलिजेंसिया है पाकिस्तान के अंदर,
जो मुशर्रफ दौर की पैदावार है ख़ास तौर पे, जो इस वक्त लोग 30s 40s 50s 60s 70s में हैं अपने, वो मरने का नाम नहीं ले रहे। मैं उनको फिजिकली मरने की या मौत नहीं देना चाह रहा, मुराद है कि वो आइडियोलॉजिकली दे आर नॉट विलिंग टू डाई। वो इनिशियल इनर्शिया के ऊपर चल रहे हैं, जो US एड मनी, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर मनी के तहत इस पर चलाया जा रहा था। उसमें जेंडर एंड सेक्स के तस्वुरात थे, क्लाइमेट चेंज था, उसके अंदर इनइक्वालिटी पे काम करना। और सरप्राइजिंगली बाय द वे, अमेरिका के जो इंपीरियलिस्ट डिज़ाइन है वो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट के ज़रिए पाकिस्तान में एक्चुअलाइज होते हैं। वेरी फनी आई नो, बट इट इज़ द हिस्टोरिकल ट्रूथ। पहले हमारे यहाँ लेफ्टिस्ट जो हैं वो रुख करते थे रूस का, वहाँ से PhDयाँ करवाते थे। जब सोवियत यूनियन की कमर तोड़ दी अल्लाह ने और पामर्दी मोमिन के वो भरोसे के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके बाद से इनका रुख जो है वो अमेरिका की तरफ हो गया, लिबरल इंस्टीट्यूशंस की तरफ हो गया। हमारे मार्क्सिस्ट इनकलाबी कम बन गए, हमारे सोशलिस्ट ज़्यादा दरबारी बन गए, और शायद हमेशा से ही थे। बस वो जो जैसा कहते हैं ना कि मनसब जो है, ओहदा जो है, स्पोर्ट्स जो है, वो किरदार तराशती नहीं है, वो रिवील करती है। शायद इनका किरदार यही कुछ था, बस इनको इंतज़ार था किसी एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ का और US एड नामिया किसी बला का। तो बिलावल जैसे, अब आप इनिशियली देखेंगे उनका जो इनिशियल रिस्पॉन्स था ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, वो बड़ा ऑन पॉइंट, इवन तो मैं एग्री नहीं करता विद ऑल ऑफ हिज पॉलिटिक्स एट दैट टाइम, बट वो बड़ा ऑन पॉइंट, बड़ा पाकिस्तानी सिक्योरिटी स्टेट की वो लाइन को ट्रो करना। बुनियादी तौर पे आपको नजर आया कि पाकिस्तान के कुछ लिबरल्स इवेंट्स कर रहे अबाउट द इनइक्वालिटीज़ पाकिस्तान के अंदर, कोई माजरत कर रहा है ट्विटर के ऊपर कि सॉरी मैं जंग के जोश में आ गया था, अब मैं होश में आया हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैं तो बहुत नफरत करता हूँ पाकिस्तान से। किसी को याद आ गया कि पाकिस्तान जो है जेंडर डिस्पैरिटी के अतबार से बदतरीन मुल्क है, किसी को कुछ याद आ गया, किसी को कुछ याद आ गया, किसी को ये याद आ गया यार हम तो पंजाबी, बलोच, पश्तून या कोई और कौम थे, हम तो पाकिस्तानी हैं नहीं, और पाकिस्तानी तो कोई कौमियत ही नहीं है, पाकिस्तान तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता जब तक कि वो इन कौमियतों के ताबे नहीं हो जाएगा। और पाकिस्तान का नज़रिया गलत था, कायदे आज़म की तनकीद और ये सब चीज़ें वापस दोबारा आ गई हैं। वो जंग जैसे ना, मतलब एक जब वो स्पोर्ट्स वाली बात है कि वो किरदार को रिवील करते हो, किरदार ये है कि बुनियादी तौर पे ये लोग जो हैं फैशिस्ट हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं, इनकी सिर्फ एक कंसिस्टेंसी है ताकत के करीब पहुंचना। बिलावल साहब जो एक सांस में हाफिज सईद की तरह एग्जैक्ट सेम टॉकिंग पॉइंट रिपीट कर रहे हैं कि सिंधु दरिया में खून आएगा अगर पानी नहीं आएगा, और कश्मीर जो है वो शारग है, और ये फलाना है, और ये टिमाक है, जो कि पाकिस्तान की स्टेट की लाइन है, पाकिस्तान के मजहबी तबके की लाइन है, पाकिस्तान की जनरल माशरत की लाइन है। एकदम से इसके रिवर्स में वो कश्मीर और वो सारा सबक जो है वो भूल गए। इस सबक भूलने की वजह क्या है? ये लिबरल इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल लेवल पे अपील है, और पाकिस्तान में एक डोमेस्टिक सिग्नल है कि हम जो हैं हम उस लिबरल इंटेलिजेंसिया के साथ हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा स्टिंट था हमारा, जहां हम पाकिस्तानी रियासत के साथ स्टैंड किए थे। असल में अंदरों तुसी तुहाडे नाल ने। प्लस ये एक होराइजन के ऊपर एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट नज़र आ रही है। वो ये है कि पाकिस्तानी रियासत को समझ आ गई है कि ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी किसी काम के हैं, दोनों ने झूले लिए हैं इस हाइब्रिड रजीम के, अपने अपने इनके टिकट पे मज़े किए हैं। कोई इंग्लैंड की सैर कर रहा है, कोई अमेरिका की सैर कर रहा है, सब ने अपनी अपनी लिबरल इदारों में लाइनें सेट की हैं। आपको याद होगा कि जो लोग बड़े खुश हो रहे थे, मैं तब भी तनकीद कर रहा था कि ये बिलावल वगैरह जो और हिना रबानी खर साहिबा जो झूले लेने गए हैं अमेरिका और ये यूरोप के टूर पे, ये इनको कौन झूले दिलवा रहा है? ये कौन सी डिप्लोमेसी हो रही है? आपको झूले लेने जाना तो जाओ चाइना जाओ, जिसने आपको जंग जिताई है। सीधी बात करें, खरी बात करें, आपकी औकात नहीं है जंग जीतने की, सिवाय कि चाइना ने आपको अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स न दिए होते हैं। ये चाइना क्यों नहीं जा रहे? ये लोग जो असल काम किया जा रहा था वो हो रहा था, जो चीफ साहब कर रहे थे वो कर रहे थे, ये लोग झूले लेने गए थे। ट्रंप को मिलना, चाइनीज़ को मिलना, ये सो बेसिकली हम अभी भी सबक नहीं सीखे अपना, ना हिंदुस्तान को लेके, ना कश्मीर के मसले को लेके, ना चीन और हमारी दोस्ती को लेके, और हमारी लीड जो है वो इसी उस पर आके अटकती है, आके उनकी अकल यहीं आके रुक जाती है कि हमने जो है वो अपने लिबरल मास्टर्स को सेटिस्फाई करना है। और अभी भी हम किसी तरह, आपको ईरान में भी यही बेवकूफ़ी नज़र आ रही है, अरमगाची वगैरह, यही मैंने पज़ेशियान का इंटरव्यू भी देखा। मतलब जैसे जो इनकॉम्पिटेंस रिफ्लेक्ट हो रही थी पज़ेशियान के इंटरव्यू में और अरमगाची की स्टेटमेंट्स में, तुम्हें समझ नहीं आ रही। वो डोर टू अ हिस्टोरिकल पोटेंशियल नेगोशिएशन स्टिल ओपन। आप ये लाला लैंड से बाहर नहीं आना चाह रहे। इस वक्त वी आर सीइंग अ वैक्यूम, अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। आप माने या ना माने, आपको PTI पसंद है, बुरी लगती है, अच्छी लगती है, उसकी जो सारा 2 साल का फियास्को रहा है उनके जेलों में, इस वक्त पाकिस्तान में बहरान है लीडरशिप का, और हर बंदा अपनी लाइन सेट कर रहा है।
और फिर जो लीडरशिप मौजूद भी है, मुहैया भी है, अवेलेबल भी है, वो इतनी इनकॉम्पिटेंट है, वो इतनी आउटडेटेड है। सिविल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, वो इतनी आउटडेटेड है अपनी फ़िक्र के अंदर कि अभी भी उसका जहन जो है, उसका रुख जो है वो लंदन और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की तरफ है। उसको समझ नहीं आ रही है बात कि आप जो है वो कम्प्लीटली इस वक्त एक पोजीशन में है, पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि आप इंडिया को आंखों में आंख देख के चैलेंज कर सकते हैं, और आप चैलेंज ही नहीं कर रहे। आप कश्मीर के मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रहे। देयर इज़ नो रेजोल्यूशन टू टेररिज्म। what do you think terrorism arises from? The bad policies of India and Pakistan, either against each other or internally. आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, कश्मीर जो है सबसे बड़ा के क्राइसिस है वुडेड एरियाज़ का। वो चिनार कोर जो है वो इंडिया की वो पूरी उनकी फॉरेस्ट्री उड़ा के बेच के खा गई है। आप इनक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक माशरा है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइंड है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, लोअर कास्ट होती हैं, और सिख मज़हब जो है वो हिंदू मज़हब ही असल में वो कानून, मतलब एक इनक्वालिटी की बात करें। आपकी क्या रेजोल्यूशन है हिंदुस्तान के साथ? वो आपको वजूद ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपसे नफरत करते हैं। उन्होंने एक आइडियोलॉजी को परोया है, खुद इलेक्ट किया है एक टोटल डेमोक्रेसी के अंदर, और वो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की। और वो उसका अभी ठीक है, उसके दांत टूट गए, पाक फौज ने उसके दांत तोड़ दिए, लेकिन उसका इनर्शिया ख़त्म नहीं होने वाला। वो चुप नहीं बैठने वाला। ना ईरान का मामला सीधा होने लगा है, ना पाकिस्तान इंडिया का मामला सीधा होने लगा है। एंड ये डिलूजनल पॉस्चरिंग कर रहे हैं ना बिलावल साहब, आई नो इज़ ट्राइंग टू शो हिमसेल्फ एज द नेक्स्ट। ये सिग्नल दे रहे हैं ग्लोबल लीड्स को कि मुझे बनाओ प्राइम मिनिस्टर, देखो फिर मैं क्या करता हूँ। तो ये है आपकी यूथ रिप्रेजेंटेशन, 60-70% यूथ बल्ज में। और दूसरी तरफ पीटीआई वाले से पूछो तो कहते हैं यूथ के इमरान खान 78 साल के बुजुर्ग, जो 74-75 जितने साल के बुजुर्ग हैं। तो ये यूथ को जब तक सामने नहीं आने देंगे तो यही होता रहेगा। डज द एक्चुअल यूथ ऑफ पाकिस्तान वांट दिस, कि वो हिंदुस्तान से सुलह कर लें जबकि हिंदुस्तान अग्रेसर है, वो कश्मीर का सौदा कर लें? आप पूछ के तो देखें जो नौजवानों से पाकिस्तान में, पता तो करें। मैं आपको आज, जैसा ये बात होगी लिबरल इदारों की, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, मैं आपको औकात दिखाना चाहता हूँ आज। जो उन्होंने वारंट इशू किया कि तालिबान की लीडरशिप, मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंडज़ादा जो हैं और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हकानी जो हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाए ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन। सुना है ये? ठीक, ये वैल्यू, ये है वैल्यू इन लिबरल इंस्टीट्यूशंस की, ये औकात है इनकी। आई मीन एट दिस पॉइंट, लाइक आई डोंट नो व्हाई, लाइक बार बार मई थ्रू आउट, आज जुलाई आ गया, रीइटरेट कर रहे हैं हम यूएन में जाके अपनी पोजीशन को रिकन्फर्म करेंगे, ये करेंगे। यूएन क्या कर सकता है? लिबरल इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल इदारे क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड बैंक ने आपका अंडर राइट किया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी को, क्या उखाड़ लिया उसने? अबेयंस में ले आया ना इंडिया, क्या उखाड़ लिया उसने? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट दिए हुए नेतन्याहू के, वो दुनिया घूमता फिर रहा है। सो देयर आर नो टीथ बिहाइंड दिस इंस्टीट्यूशंस, और हम जैसे अपने साये के खौफ में खड़े हैं। बस साये को देख देख के हम डर रहे हैं कि बस कुछ कर ना दें, हम कुछ कर ना लें। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस नाउ। ये अमेरिका, यूरोसेंट्रिक जो एक हमारे अंदर जो है ना गुलामी, अब वक्त आगे से बाहर निकलें, उनकी दरिंदगी खुलेआम डिस्प्ले पे। और ये मैं आपको ये बताता हूँ, गाज़ा का डेथ टोल बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है। रोज़ 100-125 बंदे को वो शहीद कर देते हैं, और ला के भी कहाँ शहीद करते हैं उसको, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के ऊपर। और जो सिस्टेमिक ऑर्गेनाइज तरीके से, दिस इज़, यू आर विटनेसिंग एन ऑर्गेनाइज स्लॉटर, आप विटनेस कर रहे हैं इस वक्त। एक बाकायदा कहीं मैथ्स हुई है कि रोज़ 100-125 बंदा मारो, एक डिसीजन मेकिंग हुई है इजराइल की हायरार्की के अंदर, अमेरिका की रजामंदी के साथ। तो इतने बंदे अगर हम रोज़ मारेंगे तो इस एवरेज से हम 6 महीने में, बाकायदा कहीं मैथ्स हुई है, समवन डिड द मैथ समवेयर, 6 महीने में हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि ये लोग यहाँ से मुंतकिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फ्रेंचेस्का अल्बनीज़, जो इसी आपके लिबरल इंस्टीट्यूशन यूएन की ताया चाची अम्मी जान जो हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट शाया किया कि जो अब्यूज़ है, जैसा स्टेट डमान जो प्रिजन है जहाँ पे रेप की वीडियोज़ आपने और मैंने आंखों से देख ली, जहाँ 9 फौजियों ने मिलकर एक नौजवान लड़के का जिनसी ज़बरदस्ती की। उन सारे 9 सिपाहियों को, फौजियों को रिलीफ भी मिली है, उनको बाजियाब कर दिया गया, उनका कोई सज़ा नहीं की जा रही, कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा उनका। और साथ ही साथ तफसीली रिपोर्ट ये बनी है, तैयार की यूएन ने, ऑब्जर्वर्स ने, फ्रेंचेस्का अल्बनीज़ ने की है और शाया की है वो,
कि बाकायदा सिस्टेमिक प्लान्ड टॉप टू बॉटम डिस्कस्ड, यानी हायर मैनेजमेंट के इल्म में ला के एक एज अ वेपन ऑफ वॉर, एज अ टूल, ये बाकायदा सिस्टमेटिक टॉर्चर और रेप को इस्तेमाल कर रहे हैं। बराह रास्त अमेरिका ने किया, इराक में गुआंतनामो में, अफगानिस्तान में अबू ग़रेब में किया, बगराम में किया, गुआंतनामो में किया, जगह जगह दुनिया में ब्लैक साइट्स बना के किया, बराह रास्त किया, वीडियोस नशर की, तस्वीरें नशर की, डराया पूरी दुनिया को, देखो हम ये करते हैं तुम्हारे साथ, विदाउट ट्रायल, विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन, हम टॉर्चर करते हैं, बिजली मारते हैं, कुत्ते छोड़ देते हैं, हम नंगा करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, आपके जेनिटल्स को उखाड़ देते हैं, आपको रेक्टली रेप करते हैं, औरतें आके आपको रेप करती हैं, ये सब कुछ हुआ। कुछ उखाड़ा यूएन ने, कुछ हुआ, कोई जेल गया? 20 साल पहले ये ख़त्म हो गए थे, 30 साल पहले ख़त्म हो गए थे इदारे। ये इदारे फेलियर टू लॉन्च की अंग्रेज़ी की मिसाल होती है। ये बनते साथ ये दे कुड नॉट टेक फ्लाइट। ये बने ही इस प्रेमिस पे थे कि ये यूरोपियन सेंट्रिक, ह्यूमन राइट्स आर क्रिश्चियन राइट्स, यूरोपियन राइट्स, दे आर नॉट योर राइट्स। डार्की तुम्हारे लिए नहीं है, ये काले मेरे लिए नहीं है। सो अब इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, नंगे पे नंगे हुए जा रहे हैं ये लोग। इसराइल बराह रास्त खुल के आ गया है। अब मुझे बिलावल साहब की स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में प्लीज़ कोई समझा दे कि क्या उम्मीद है उनको हिंदुस्तान से, क्या चाह रहे हैं। हिंदुस्तान जो इस वक्त गोद में बैठा हुआ है वेस्टर्न पावर्स की, जो एक ज़माने में पाकिस्तान बैठता था उसकी गोद में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिबरल इंस्टीट्यूशन से हम? क्या तर्जुमानी करेंगे आप 60-70% यूथ की दुनिया के अंदर, जो डिसइनफ्रेंचाइज्ड यूथ है, जिनको इन्हीं इदारों ने स्क्रू ओवर किया, चाहे नॉर्थ हो पाकिस्तान में, जिनके ऊपर फिजिकल ड्रोन आके मारे इन इदारों ने और इनकी सैंक्शनिंग के अंदर ये हुआ है, चाहे आपके पूरे पाकिस्तान में फैले हुए इकनॉमिक डेस्टिट्यूशन हो, जो ये IMF के प्रोग्राम्स के ज़रिए की जाती है, लिबरल इकनॉमिक्स, और लोन ले लो, और एक और लोन ले लेते हैं। ये एक जो पूरा जाल है लिबरल इकनॉमिक्स का, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसने हमारी पकड़ के लेनी कर दी है हमारे लोगों की। कोई बंदा इसके धुएं से पाक नहीं है, चाहे सूद का हो, चाहे इसकी ग्लोबल गैम्बलिंग मार्केट्स हों, चाहे इसके इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स हों जो गवर्नमेंटल लेवल पर दिए जाते हैं, डेवलपमेंटल लोन्स हों जो आपके नाना अब्बू ने पहला लिया था। बाय द वे, पाकिस्तान जो डेट फ्री कंट्री थी, जिसको ज़रूरत नहीं थी, जो आपके नाना जान ने पहला लोन लिया था, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। तो क्या दिया हमें इन लिबरल इदारों ने? गाज़ा दिया है, या अफ़गानिस्तान दिया है, या इराक दिया है, ये जो भी ईरान से होने जा रहा है। तो हाथ जोड़ते हैं जी, विनती करते हैं आप लोगों से, आप लोग ही हुक्मरान हैं, आप ही माई बाप हैं, लेकिन ये बकवास छोड़ दें। कश्मीर नहीं होगा। अल्लाह ने मौका दिया कि इखलाक की, मॉरलिटी की बुनियाद पर लड़ लो कश्मीर। साथ ही साथ कुछ आपने वो वेग स्टेटमेंट्स दिए ना इन्होंने कि वी विल बी विलिंग टू एक्सचेंज, और ये कुछ तरह की दी है उन्होंने स्टेटमेंट ना। आई एम नॉट श्योर कि वो हाफिज सईद और जो हमारी मिल रहे, वो क्यों क्यों किसने कहा है, किसने इजाज़त दी तुम्हें, कौन है आप जनाब? मतलब आप ही की वालदा थी जिन्होंने जो पंजाब की फ्रीडम मूवमेंट थी उसको सेल आउट किया था, हमें याद है। आपकी वालदा का पहला काम था प्राइम मिनिस्टरशिप में आके एतजाज़ अहसन साहब से, जो आज मोअज़्ज़ज़ हैं माशरे में, और आपकी वालदा को लोग शहीद मानते हैं और बड़ी मोअज़्ज़ज़ पॉलिटिक्स मानी जाती है उनकी। उन्होंने मिल के पंजाबी फ्रीडम स्ट्रगल जो पाकिस्तान बैक करता था इंडियन पंजाब में, आपने उनको सेल आउट किया। तो वी विल नॉट अलाउ दिस, पाकिस्तानी यूथ नहीं अलाउ करेगी। अब हमने गाज़ा जो इतना दूर है हमारे से आके लिए उसके डंडे खाए हैं लोगों ने, 3 लोग कत्ल हो गए इस्लामाबाद में, शहीद हो गए धरनों में। तो कश्मीर के लिए तो नहीं हम छोड़ेंगे, ठीक है ना। सो ये है, इसके अंदर अब क्या ही मैं कह सकता हूँ, इसमें क्या ही बात कर सकता हूँ। एक लेगेसी है ऑफ टिरनी जो इनके नाना ने, इनकी वालदा ने, जो इन्होंने हमारे पर मसलत की हुई है, और हम इनके ताबेदार हैं बिकॉज हमारी रियासत के पास ऑप्शंस नहीं है। उनके पास ऑप्शन बनती है तो इमरान खान बनती है, जरदारी साहब बनती है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब बनती है। ठीक है, मुकद्दर है हमारा, हम सफ़र करेंगे। दुआ कीजिएगा अहले कश्मीर के लिए, अहले फ़लस्तीन के लिए, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जिनको लगता ही है कि पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप तो अबैंडन करना चाहती है। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान कम हकदार है पाकिस्तान के ऊपर? हमने मुल्क बना लिया, गोश्त बोटियाँ खाते फिरते हैं यहाँ पे, हमने एयरपोर्ट बना लिए, सड़कें बना ली, हम अपनी अयाशियाँ करते हैं,
ऐशी का अड्डा तो बना लिया, लेकिन जिनको हम छोड़ के आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो लेगेसी हम छोड़ के आए हैं, उनका क्या? कौमें वर्ल्ड व्यू के बगैर नहीं चलती। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग तुले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लिबरल तबका ख़ास तौर पे, और पीपल्स पार्टी ने एक ज़माने में उसको लीड किया है, एनजीओ क्लास को। अब सारे वायदे वो एनजीओ क्लास वाले लोग इनकी इनकी सर्विस में लगे हुए हैं। कोई मार्केटिंग में है, कोई स्ट्रेटजी में है, कोई किधर है, मैं नाम नहीं लेता, मैं जानता हूँ सबको। तो वो पीपल्स पार्टी जो है, ये इदारे जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आइडेंटिटी को चैलेंज किया हमेशा, कभी कौमियत के नाम पे सिंधु देश, कभी कुछ, कभी क्या, और सेकुलर पाकिस्तान और मॉडर्न फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, कभी कुछ क्या। बस करते हैं हम, टुकड़े हो जाएंगे हमारे, आपस में लड़ के उसे को चीर फाड़ देंगे हम। कोई कोर वर्ल्ड व्यू होता है किसी कौम का, उसकी बुनियाद पे वो खड़ी होती है, तो हमें खड़ा होने दें। वो वर्ल्ड व्यू हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। उसके अलावा वरना नहीं, मुझे मैं चलो वापस इंडिया। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए खुदा रहा दोबारा मैं कह रहा हूँ, जो आप ये जो एटीट्यूड पहले स्टार्ट गेट गो से गलत था, में हम तब से कंप्लेंट कर रहे हैं। तो स्टार्ट था आपका आपका प्रेमिस कमज़ोर था, लेकिन ओवर टाइम सिरक के वो ऐसे पॉइंट पे आ गए कि वो अब ये तो इररिकवरेबल बातें आपने कर दी हैं। आई डोंट नो इफ इज फॉरगिवेबल। तो किस चीज़ की अमन की बात कर रहे हैं आप? हिंदुत्व पे कोई तनकीद नहीं, हिंदुत्व पे कोई सवाल नहीं, कश्मीर पे कोई सवाल नहीं। बहरहाल, हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।